गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स के पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लेक्चर्स की सीरीज में हमने लास्ट क्लास में लॉज का कंसेप्ट एक्सरे डिफ्लेक्शन का पढ़ा था और देन ब्रैग्स की इक्वेशन को डिस्कस किया था। बेसिकली डिफ्लेक्शन की कंडीशन है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है, दैट मस्ट बी ऑर्डर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। मीन्स अगर ऑब्स्ट्रक्शन और वेवलेंथ सेम ऑर्डर के हैं तो हम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सरेज का जो वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने पर ये सामने आया कि ज़्यादातर क्रिस्टल्स के जो लेटेस्ट कांस्टेंट है, चालक नियतांक है, इसका ऑर्डर भी लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है। यानी अगर हम क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे को बम्बार्ड करें तो ऐसी संभावना बनती है कि हम डिफ्लेक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करें। इस बेसिस पे लाउ ने अपना कंसेप्ट दिया, एक्सपेरिमेंटल वर्कआउट हुआ, ब्रैग का डिफ्लेक्शन इक्वेशन आया जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव था। अब इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है वो ये है कि हम डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को इसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर जब एक्सरे बम्बार्ड करते हैं जो डिफ्लेक्शन पैटर्न आता है उसको ऑब्जर्व करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में जालक नियतांक ज्ञात करने की विधियों पे बात करेंगे। पहली विधि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ब्रैग की विधि, और इसके बाद दूसरी विधि डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाउडर विधि। ब्रैग की विधि की बात करें तो ब्रैग की विधि से जालक नियतांक ज्ञात करने का रे डायग्राम चित्र मैंने यहाँ पे बनाया। इसके अनुसार यह एक क्रिस्टल है जो एक प्लेटफॉर्म पर है। ये प्लेटफॉर्म मूवेबल है। इसके सामने यहाँ पर एक एक्सरे सोर्स है। इस एक्सरे सोर्स से हम जो भी हमें वेवलेंथ नोन है उस वेवलेंथ की एक्सरेज को बम्बार्ड करते हैं। यह S1 और S2 कॉलीमेटर है। अब देखिए एक्सरे ट्यूब से जो एक्सरेज आएंगी वो कॉलीमेटर से एक स्ट्रेट रेज इस क्रिस्टल पे आएगी। इस कॉलीमेटर का मेन पर्पस है कि क्रिस्टल पे जो भी एक्सरेज आए वो पैरेलल है। जब ये क्रिस्टल पे किसी एंगल से कोई एक्सरे थीटा एंगल पे आएगी तो ये यहाँ से डिफ्रेक्ट होगी। यहाँ पर एक मूवेबल आयनाइजेशन चैम्बर है। इस मूवेबल आयनाइजेशन चैम्बर पर हम यहाँ पर जब एक्सरे जाएगी वो गैस को आयनाइज करेगा और इससे इलेक्ट्रोमीटर से हम करंट का मेजरमेंट करेंगे जिससे हमें आयनाइजेशन करंट फाइंड आउट होगा। हम इस पूरे सेटअप के अंदर बेसिकली डिफरेंट एंगल्स को वेरी करते हैं और एंगल वेरी करने के बाद साइमल्टेनियसली हम करंट को मेजर करते हैं। अगर हम जब एंगल को वेरी कर रहे हैं तो हमारे पास, अब मैंने इस प्लेटफॉर्म को मूव करके डिफरेंट एंगल्स की बात करते हैं तो डिफरेंट एंगल पे करंट का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अब देखिए जैसे जैसे मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूँ करंट डिक्रीज होगा, बट सडनली करंट में एक पीक आएगा। पीक आने के बाद वापस वो डिक्रीज होने लगेगा, फिर करंट इंक्रीज हो रहा है, सडन पीक आ रही है, फिर करंट डिक्रीज हो रहा है, फिर देन सडन पीक आएगी। इस तरह से हमारे एक्सपेरिमेंट में 1, 2, 3, 5 कितनी भी पीक्स आ सकती हैं। बेसिकली ये पीक्स विवर्तन की पीक्स हैं। जहाँ पर हमारा विवर्तन हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, जहाँ डिफ्रैक्शन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये उन पीक्स को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए ये फर्स्ट पीक आई है तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन को बता रहा है, ये सेकंड पीक सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन को, ये थर्ड ऑर्डर को। अलग अलग क्रिस्टल में अलग अलग ऑर्डर के हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग संख्या हो सकती है। मान लीजिए जहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है वहाँ हम जानते हैं 2d sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा की कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो n1 है, सेकेंड ऑर्डर है n2 है और थर्ड ऑर्डर है n3 है। इस तरह से अगर हमें लैम्डा पता है, थीटा पता है तो इसकी सहायता से हम d का मान ज्ञात कर सकते हैं। d का मान आ जाएगा n लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा। नॉर्मली बहुत स्मॉल एंगल्स के अंदर वैल्यूज आती हैं
3 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, तो यहाँ पर हम एंगल अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं। अदरवाइज साइन की टेबल से वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये ब्रैग का विधि कहलाती है जालक नियतांक ज्ञात करने की। यहाँ पर एक बड़ा कॉमन सा है कि जालक नियतांक के साथ अगर हम उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके आधार पर निकालें तो फर्दर उसके स्ट्रक्चर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा एक एग्जांपल लिया है रॉक सॉल्ट NaCl। NaCl के हमारे पास 3 प्लेन है 100, 110 और 111। जो रॉक सॉल्ट NaCl 100, 110 और 111, अगर हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फर्स्ट डिफ्रैक्शन यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर एंगल फाइंड आउट करते हैं तो हम पाते हैं कि 100 के लिए जो एंगल आता है वो 5.9 डिग्री आता है, 110 के लिए हमारा एंगल 8.4 डिग्री आता है और 111 के लिए हमारा एंगल 5.2 डिग्री आता है। यानी जो 3 डिफरेंट क्रिस्टल प्लेन्स हैं उनके लिए डिफरेंट एंगल्स हैं। अब अगर हम इससे फर्दर वर्कआउट करें तो देखिए अभी हमने लिखा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए डी किसके इक्वल होगा, λ/2 sin थीटा। या हम ये कह सकते हैं कि 1/d विल बी इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन लैम्डा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/d प्रोपोर्शनल है sin थीटा। जितना थीटा का मान ज्यादा है उतना डी का मान कम होगा। इसके बेसिस पे अगर हम 3 जो क्रिस्टल प्लेन्स हैं 100, 110 और 111, इन तीनों के लिए अगर साइन हमें पता है तो रेसिप्रोकल ऑफ डी का रेशो निकालते हैं। तो देखिए θ1, θ2, θ3 हमारे पास है 5.9 डिग्री है, से 8.4 डिग्री है, 5.2 डिग्री है। हम इनकी वैल्यू रख सकते हैं। जब इनकी वैल्यूज रखते हैं और उनको जब सिंप्लीफाइड करते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो जब सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये रेशो आता है 1:√2:√3/2। ऐसे रेशो आया 1:√2:√3/2। ये रेशो बताता है कि ये FCC स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास एक टेबल बनी हुई है डिफरेंट स्टडी से। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ डी का जो रेशो है 1:√2:√3/2 आ रहा है, इट्स मीन ये स्ट्रक्चर निश्चित तौर पे FCC है। और इसी आधार पे हम कहते हैं कि रॉक सॉल्ट या NaCl जो कि FCC स्ट्रक्चर को रखता है। तो ये हमने जालक नियतांक ज्ञात करने की पहली विधि की बात करी, जहाँ ब्रैग की विधि के द्वारा हमने डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डी वैल्यू वर्कआउट करते हैं। नाउ हम दूसरे मेथड पे जाते हैं जिसका नाम है पाउडर विधि। जालक नियतांक ज्ञात करने की दूसरी विधि डिबाई-शेरर विधि या पाउडर विधि को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सामान्यतः पाउडर विधि के लिए इसलिए जानते हैं, यहाँ पे जो क्रिस्टल है इसको बिल्कुल महीन पीस लिया, बिल्कुल बारीक पीस के एक टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं। क्योंकि इसको पाउडर बना लिया इसलिए इसको पाउडर विधि का नाम से जाना जाता है। डिबाई और शेरर ने जो ये विधि दी, इसके अनुसार हमारे पास मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है, यानी एकल वर्णीय एक्सरे है, जो पहले भी मैंने डिस्कस किया। उसी तरह से यहाँ एक्सरे का सिस्टम है। एक्सरे सिस्टम से जो एक्सरेज आती है वो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब फॉर्म में, मान लीजिए इधर से एक्सरे आ रही है टेस्ट ट्यूब से, इस टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल महीन, बिल्कुल बारीक क्रिस्टल पिसा हुआ है। जब ये क्रिस्टल पिसा हुआ है तो उनके डायरेक्शंस बिल्कुल एक डायरेक्शन में मानते हुए, अब यहाँ पर जब एक्सरे आएगी तो जो एक्सरेज कंडीशन को फुलफिल कर रही है वो थीटा एंगल के अंदर हमें एक यहाँ पर फ्रिंज टाइप देगी, या हम ये कह सकते हैं आयनाइजेशन देंगे। तो यहाँ अगर हमने इसके सराउंडिंग यहाँ पर अगर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी है तो इस फोटोग्राफिक प्लेट में थीटा एंगल पर हम एक डिफ्रैक्शन फ्रिंज फाइंड आउट करते हैं। वापस समझने की कोशिश करें, इधर से एक्सरे आ रही है, ये एक्सरे आके जब इस टेस्ट ट्यूब से टकराएगी तो इसके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो इनको डिफ्रैक्ट करेंगे। डिफ्रैक्ट की कंडीशन के हिसाब से एक थीटा एंगल के ऊपर हम एक डिफ्रैक्शन फ्रिंज फाइंड आउट करेंगे। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर 2d sin थीटा मीन्स इस जगह 2d HPL अगर इसके पैरामीटर है इक्वल टू लैम्डा की कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अगर हम
डी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 2 साइन। अब मेन बात है कि हम थीटा कैसे मेजर करें, क्योंकि थीटा मेजर करना अब यहाँ आसानी का काम नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वो है थीटा फाइंड आउट करना। तो देखिए, जब हम यहाँ पर फ्रिंज की बात करेंगे तो ये जो सर्कुलर फ्रिंज जो आएगी, इसके एंड टू एंड हमारा जो डिस्टेंस है वो है। देखिए, सामान्यतः ज्यादातर डिफ्रैक्शन बहुत स्मॉल एंगल पे होता है, इसलिए इसका शेप सर्कुलर है। मान लीजिए थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ये शेप स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और अगर मान लीजिए थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो सर्किल की वक्रता जो इनसाइड है वो आउटसाइड हो सकती है, मीन्स हम सर्किल फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो इन जनरल ज्यादातर के लिए थीटा बहुत कम होता है, इसलिए हमने यहाँ इसी केस को कंसीडर कर रहे हैं कि अगर ये डिस्टेंस एल है तो देखिए यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब से जो फोटोग्राफिक प्लेट रखी है, टेस्ट ट्यूब और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में अगर आर डिस्टेंस है तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 4 थीटा विल बी एल अपॉन आर। ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं कि अगर ये थीटा पे डिफ्रैक्ट होगी तो ये जो सॉलिड एंगल है वो 4 थीटा होगा, इसलिए 4 थीटा विल बी एल अपॉन आर। इट्स मीन थीटा विल बी एल अपॉन 4 आर। ध्यान दें, ये एंगल इस वक्त रेडियन में है, तो अगर एंगल में फाइंड आउट करना है, मीन्स डिग्री में फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर 180 अपॉन पाई से वर्कआउट करके इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम जब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस थीटा का मान रखकर ऐसे क्राउडर मेथड से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की क्लास में मैंने जालक नियतांक ज्ञात करने की 2 विधियों की बात करी। पहली थी ब्रैग की विधि। ब्रैग की विधि के अंदर हमने क्रिस्टल पे एक्सरे बम्बार्ड किया और हमने आयनाइजेशन करंट के ग्राफ से थीटा की कैलकुलेशन करी और उससे हमने डी की कैलकुलेशन की। वहाँ क्रिस्टल ओरिजिनल एक फॉर्म में था, क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे बम्बार्ड हुआ, आयनाइजेशन करंट की बात करी। दूसरा पाउडर मेथड, इसके अंदर हमने क्रिस्टल को बिल्कुल पीस दिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना दिया है और एक टेस्ट ट्यूब में रखा है। इस टेस्ट ट्यूब के कारण हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न फाइंड आउट होगा एक कोन के शेप में। अब इस कोन की अगर बात करें तो अगर इन दोनों जो हमारी सर्कुलर रिंग बन रही है उसका डायमीटर एल है, ये डिस्टेंस आर है, तो हम कोन के एंगल से 4 थीटा विल बी एल अपॉन 4 आर से थीटा निकालेंगे, थीटा को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और वो वैल्यू का मान रख के डी फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों विधियां यहाँ कंप्लीट होती है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम रेसिप्रोकल लेटिस की बात करेंगे।